कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन या बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल का सीधा सीधा मतलब होता है कैश। मतलब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो ये जो पैसे यानी कि कैश है वही आपका एक कैपिटल होता है। लेकिन अकाउंट्स में यानी कि अकाउंटेंसी में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल थोड़ा सा अलग होता है। दोनों की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है। अकाउंटेंसी को मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में लायबिलिटीज इस तरफ दी जाती हैं और एसेट्स इस तरफ। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है जिसने सबसे पहली एंट्री जो लाइफ की पास की वो की कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैश इन्फ्यूज किया गया बिजनेस में, तो कैश टू कैपिटल अकाउंट करेंगे और कैपिटल अकाउंट जो होता है ओनर ऑफ द बिजनेस वो कैपिटल लेके आता है। तो एंट्री जिस तरीके से पास होगी कि कैश अकाउंट आपका एसेट साइड में दिखेगा और कैपिटल अकाउंट आपका लायबिलिटी साइड में दिखेगा। जी हाँ, हमें ये तो पता है। दूसरी अगर एक एंट्री कि हमने किसी से उधार लिया, फॉर एग्जांपल अपने दोस्त से उधार लिया या बैंक से लोन लिया, वॉट एवर, तो जब मैंने लोन लिया सामने वाले से वो भी मेरे एक तरह से मुझे कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो गया और टू लोन अकाउंट, तो लोन भी मेरी एक लायबिलिटी है जो मेरी लायबिलिटी साइड में दिखेगी और कैश मेरा एसेट साइड में दिखेगा। अब अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें कैपिटल का जो अंतर है वो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। अकाउंटेंसी में जो कैपिटल होता है वो है ओनर्स का जो पैसा बिजनेस करने के लिए डाला गया, मतलब ओनर्स ने जो पैसे दिए ना बिजनेस चलाने के लिए उसी को सिर्फ कैपिटल कहते हैं अकाउंटेंसी में। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कहता है कि कैपिटल का मतलब वो कहीं से भी आया हुआ पैसा बिजनेस करने के लिए, मतलब हमने कहीं से भी पैसे लिए यानी कि लोन लिए या फिर डिबेंचर इशू किए या बॉन्ड इशू किए या फिर शेयर बेचे या फिर हमने खुद का प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप में ओनर्स ने इन्फ्यूज़ किया पैसा, या पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स ने इन्फ्यूज़ किया पैसा। कहीं से भी बिजनेस करने के लिए अगर पैसा आया है उस पैसे को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल कहेंगे। लेकिन सिर्फ अकाउंटेंसी क्या कहता है, अकाउंटेंसी ये कहता है कि सिर्फ जो ओनर्स ने पैसे ले आए यानी कि जैसे शेयर कैपिटल या कंपनी की बात करूं तो प्रमोटर्स ने जो पैसे ले आए उसको हम कहते हैं कैपिटल। लेकिन एफएम में ऐसा नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, कहीं से भी आया हुआ पैसा बिजनेस करने के लिए। इसका मतलब ये निकल रहा है कि कैपिटल के अंदर में दो चीज़ें आएंगी जो कि होता है लोन हो गया, डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, तो जिसको कुल मिला के हम डेट बोलते हैं, DEBT, डेट। यानी कि लोन का पैसा या डिबेंचर इशू किया कंपनी ने उसका पैसा या बॉन्ड इशू किया कंपनी ने उसका पैसा, इन तीनों पैसों को हम कहेंगे डेट। ठीक है सर, वो तो हमको पता है। अब बताइए प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या होगा। प्रोप्राइटर बिजनेस में ये होगा कि जो कैपिटल प्रोप्राइटर ने लेके आया है साथ में उसके जो प्रॉफिट्स हैं या फिर जो उसने रिजर्व्स बना के रखे थे अलग अलग तरीके के, वो पूरे का पूरा कैपिटल में आएगा। इसको हम कुल मिला के बोलते हैं प्रोप्राइटर्स फंड्स। दूसरा है पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का जो कैपिटल है प्लस उनके जो प्रॉफिट है रिजर्व्स है ये कहलाएगा कैपिटल। और कंपनी बिजनेस, अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो उसमें जो इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, ये कुल मिला के कैपिटल में आएगा। देखिए बिजनेस करने के तीन तरीके होते हैं वर्ल्ड वाइड, एक होता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एक होता है पार्टनरशिप बिजनेस और एक होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर कैपिटल की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूँ। होगा क्या, आपके आने वाले क्वेश्चन या आप जो सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस कंपनी फॉर्मेट के होते हैं, बट हमें फिर एक ओवरव्यू पिक्चर नहीं मिल पाती कि एक्चुअली में एफएम सिर्फ कंपनी में एप्लीकेबल है। जी नहीं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक प्रोप्राइटर भी अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता है और एक पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर भी अपने लिए इस्तेमाल करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो नॉलेज है जो आप लेने जाने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं कि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर आपकी खुद की कोई कंपनी है तभी आप कर सकते हो। नहीं, अगर आप अपने आगे जाके सीए बनने के बाद अगर आप खुद का एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चालू करते हो या किसी फर्म में पार्टनर बनते हो, वहां पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है टूल्स है वहां पे आप बखूबी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मेरा यहाँ पे बताने का पर्पस था कि कैपिटल इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, इट इज एप्लीकेबल टू प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस एज वेल एज पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये जो मैंने बताया इस तरफ वाला कैपिटल, प्रोप्राइटर बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, कंपनी में, इसे हम कहते हैं इक्विटी। और इक्विटी को हम ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्थ, इसे हम नेटवर्थ भी कहते हैं। तो जो इक्विटी वर्ड है जो आप इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस।
इसका मतलब ये है कि इक्विटी को मैं पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को भी बोल सकता हूँ, और इक्विटी वर्ड को मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व यानी कि प्रोप्राइटर्स के जो फंड्स है उसको भी बोल सकता हूँ। तो कैपिटल के बेसिकली दो मेजर बाइफर्गेशन हो गए, एक हो गया डेट, एक हो गया इक्विटी। नोट, इक्विटी इज नॉट इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। स्टूडेंट की लाइफ का बहुत बड़ा ये डाउट होता है कि इक्विटी को वो इक्विटी शेयर कैपिटल समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इक्विटी जो वर्ड है, द वर्ड इक्विटी, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी इक्विटी कैलकुलेट की जा सकती है, और एक पार्टनरशिप बिजनेस में भी इक्विटी कैलकुलेट की जा सकती है। और दूसरा ये कि इक्विटी, अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करूँ तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी रहता है और रिजर्व एंड सरप्लस भी रहते हैं। तो कभी भी इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि जहां जहां पे इक्विटी लिखा है उसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्लीज इससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर लेते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमारे कोर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के हैं, तो पहले हमें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को समझना चाहिए। देखिए कंपनी में होता क्या है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऐसा होता है कि पैसे कोई और देता है और डे टू डे एक्टिविटीज यानी कि डिसीजंस बिजनेस के कोई और लेता है। मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर्स और मैनेजमेंट की। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा देते हैं लेकिन वो डे टू डे ऑपरेशंस या फिर डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं लेते। दूसरी तरफ आ जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन होता है, जो कंपनी का जरूरी नहीं है कि वो ओनर हो, लेकिन कंपनी को चलाना कैसे है, कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस कैसे लेने हैं, कंपनी को ग्रो कैसे कराना है, ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है। तो बेसिकली जो बिजनेस है उसको दो लोग के भरोसे चल रहा है। एक है इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा दिया मैनेजमेंट को, और ये पैसे का इस्तेमाल करना मैनेजमेंट को जिससे वो रिटर्न्स दे पाए इन्वेस्टर्स को। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास मनी होती है, ये कंपनी के मैनेजमेंट जो कि डिसीजंस लेते हैं उनको क्या देते हैं, मनी देते हैं। मतलब शेयर परचेज करते हैं तो पैसा देते हैं कंपनी को, और उनके पास क्या जाता है, इन्वेस्टर्स के पास शेयर्स। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से कि उनको कुछ ना कुछ रिटर्न कमाए। मतलब इन्वेस्टर्स जो पैसा देंगे वो तभी देंगे जब कंपनी के जो मैनेजमेंट है कुछ ना कुछ रिटर्न कमा के दे उनको, तभी वो पैसा दे रहे हैं। करेक्ट है। एक तरह के डेट प्रोवाइडर्स जो होते हैं ये भी तो कंपनी को पैसा देते हैं। जी हाँ, पैसा देते हैं लोन के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में या बॉन्ड के फॉर्म में। इनको क्या चाहिए, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी उनको इंटरेस्ट दे। इंटरेस्ट क्या होता है, एक फिक्स्ड पेमेंट होता है। चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाए, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो इट इज अ फिक्स्ड पेमेंट। और डेट प्रोवाइडर्स को कुछ ना कुछ पैसे चाहिए रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सर। इट मीन्स दैट इन्वेस्टर्स विल गिव मनी ओनली व्हेन दे गेट सम रिटर्न। ऑब्वियस ही बात है, किसी के भी पास जो पैसे पड़े हैं वो खाली नहीं पड़े हुए हैं। वो पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है और उसे कुछ रिटर्न कमाना चाहता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे कंपनी को तभी देंगे जब उन्हें कुछ रिटर्न मिलेगा। डेट प्रोवाइडर्स विल गिव द मनी ओनली व्हेन दे गेट सम इंटरेस्ट। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। सो देयरफॉर टू गेट दिस मनी द कंपनी हैज टू पे द रिटर्न एंड द इंटरेस्ट। This money is the capital and this return interest is the cost to the company, hence the word cost of capital. अगर समराइज करूं तो इन्वेस्टर से पैसा लेने के लिए, इन्वेस्टर से पैसा उठाने के लिए मुझे उनको कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। उनको कुछ रिटर्न की बात करनी पड़ेगी, इतना रिटर्न मैं दे पाऊंगा। इन्वेस्टर बोले हाँ ठीक है इतना दे पाओगे, दे देना, बट ये लो पैसे लो। ठीक है, फिर मैं डिवेंचर होल्डर्स या फिर बैंक के पास गया कि मुझे आप मेरे डिवेंचर परचेस करो या फिर मुझे लोन दे दो, वॉट एवर द केस में भी। तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, उन्होंने बोला हमको इंटरेस्ट चाहिए। मैं बोला ठीक है मैं इंटरेस्ट भी दूंगा। इन्होंने ये पैसे मुझे कब दिए, तभी दिए जब मैंने बोला कि मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। कंपनी डिवेंचर होल्डर या बैंक को बोल रही है कि मेरे को पैसे दो और उसके बदले में मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी, और इन्वेस्टर्स को बोल रही है कंपनी कि आप हमको पैसे दो, मैं आपको रिटर्न कमा के दूंगी। मतलब ये पैसे कंपनी के पास तभी आएंगे जब कंपनी कुछ ना कुछ दे। मतलब ये पैसे पाने के लिए जो देना पड़ेगा वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। तो ये पैसे, ये जो पैसे जो पाने हैं हमें, वो पैसे क्या है, वो पैसे हमारे कैपिटल है। ऊपर हम डिस्कस करके आए कि कैपिटल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस ने जो पैसे लगाए, इट एक्चुअली इंक्लूड्स द डेट ऑल्सो। मतलब जो डेट
जो मुझे दिया है वो भी, जो पैसे दिया है वो भी मेरे कैपिटल में जाएगा, और इन्वेस्टर ने जो पैसे दिए है वो तो कैपिटल में जाता ही है। तो ये जो कैपिटल मुझे बनाया, ये कैपिटल मेरे पास जो पहुंचा, ये तभी पहुंचेगा जब मुझे कुछ देना पड़ेगा, और जो मुझे देना पड़ेगा दैट इज माई कॉस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है और ये जो रिटर्न है मुझे देने पड़ेंगे, दिस इज द कॉस्ट टू द कंपनी, एंड हेंस द वर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड द कट ऑफ रेट, द हर्डल रेट, और द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो यूनिट हो गया वो क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज में निकालते हैं 10%, 28%, 30%, वॉट एवर द केस में भी वो निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब समझ गए ना दोस्तों। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया कि कंपनी को जो कैपिटल पाना है, वो कैपिटल पाने के लिए जो उनको देना पड़ेगा उन कैपिटल प्रोवाइडर्स को, दैट इज द कॉस्ट, हेंस द वर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंस अलग अलग टाइप ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर्स होते हैं, उसी तरीके से अलग अलग तरीके के कॉस्ट ऑफ कैपिटल होते हैं। सबसे पहले आ रहा है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट को हम शॉर्ट में बोलते हैं के डी। जो वर्ड के यूज करेंगे हम आगे चल के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, और उसके जो आगे वर्ड है यानी कि अल्फाबेट है डी, वो दिखाता है कॉस्ट ऑफ डेट। वैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहा हूँ। और इक्विटी का मतलब हम सीख चुके हैं अभी। इक्विटी का मतलब होता है, अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करूँ, सो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि शेयर होल्डर फंड्स। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बोलते हैं हम के ई। दिस इंक्लूड्स दी एसी एंड पी एस सी बोथ। हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को थोड़ा सा अलग से भी डील करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम कहते हैं केपी। दिस इंक्लूड्स ओनली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इसको हम बोलते हैं के आर। रिटेन अर्निंग के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ कि वो यहाँ पे क्यों आया, और डिटेल डिस्कशन आगे के लेक्चर्स में करेंगे। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है सर? रिटेन अर्निंग होता है सर, अगर कंपनी ने साल भर में प्रॉफिट कमाया, टैक्स वगैरह पे कर दिया, इंटरेस्ट वगैरह पे कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट कंपनी का 100 लाख रुपीस आया। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 100 लाख रुपीस कमाया, कंपनी सोच रही है कि 20 लाख रुपीस हम डिविडेंड के रूप में बांट दें। बोले ठीक है बांट देते हैं। तो कंपनी ने अगर डिविडेंड के रूप में 20 लाख रुपीस बांट दिए, तो कंपनी के पास पीएनएल अकाउंट में कितने पैसे बचे? जी हाँ, 100 माइनस 20, 80 लैक्स। ये 80 लैक्स का कंपनी क्या करेगी? इस 80 लैक्स का कंपनी बिजनेस में फिर से लगा देगी। मतलब बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए पैसे इस्तेमाल हो जाएंगे। मतलब जितने डिविडेंड देने के बाद पैसे बचे उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ये जो पैसे हैं, ये पैसे भी एक तरह का कैपिटल है। ये कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये पैसे अगर हमारे पास होते नहीं, मेरा एग्जांपल में 100 लाख रुपीस अगर हमारे पास होते नहीं तो हमें बाहर से लेने पड़ते। अभी हुआ क्या, 100 लाख में से 20 लाख तो हमने बांट दिए, 80 लाख लगा दिए। मान के चलो पूरे के पूरे 100 लाख डिविडेंड में बांट देते, हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं बिजनेस करने के लिए। बाकी पैसे होते बट ये पैसा नहीं होता जो हमने डिविडेंड के रूप में बांट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पैसा मैंने डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा, विच इज रिटेन अर्निंग, वो भी एक तरह का सोर्स ऑफ कैपिटल हो गया मेरे लिए। जी हाँ, वो भी मेरी तरह का एक सोर्स ऑफ कैपिटल हो गया। वो पैसे अब इस्तेमाल हो जाएंगे बिजनेस की ग्रोथ में। तो ये जो रिटेन अर्निंग्स है ना, इसे हम एक और वर्ड कहते हैं इंटरनल इक्विटी। मतलब हमने इंटरनली अपने आप को फाइनेंस कर लिया। अगर हम ये बांट देते तो पैसे अगर हमको फिर जरूरत पड़ती 80 लाख रुपए की, तो कहाँ से लाते? मार्केट से लेना पड़ता। वही चीज़ तो हमको मांगने नहीं पड़े, हमने जो प्रॉफिट कमाया उसमें डिविडेंड मारने का जो पैसे बचे उसको बिजनेस में फिर लगा दिया। तो जो बिजनेस में फिर से लगा दिया उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग्स। और वो भी मेरे लिए एक तरीके का सोर्स ऑफ कैपिटल है, और ये सोर्स ऑफ कैपिटल है इसलिए इसकी भी मुझे कॉस्ट लगेगी, और उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो दिस इज योर के आर। ये के डी, के ई, के पी और के आर, ये सबको जब हम अलग अलग वेट्स लेके पूरे के पूरे कंपनी का जब एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं उसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। मतलब जब पूरे कंपनी को अगर एज अ होल बात करें कि कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, तो हम उसको कहेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये कि अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% आया, फॉर एग्जाम्पल 20% आया, तो मतलब क्या है?
फॉर एग्जाम्पल में अगर इसकी वैल्यू 20% आई, इसकी मतलब ये है कि कंपनी ने अगर 20% कमाया, अब इस 20% में से कुछ इंटरेस्ट वालों को देना पड़ेगा, यानी कि डेट होल्डर्स को, उसके बाद हमको देना पड़ेगा इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस वालों को, और रिटेन अर्निंग्स तो हमारी आई जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये तरीका है कि मुझे कमाना कितना है और इसके अलग अलग भाग किस किस को कितना कितना देना है। दैट इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारा बेसिक्स लेक्चर खत्म होता है। चलिए डिस्कस करते हैं कि हमने बेसिक लेक्चर में क्या सीखा, यानी कि इंडेक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखा, यानी कि एस एफ एम इज़ ऑल अबाउट बिजनेस एंड बिजनेस डिपेंड्स अपॉन मनी। तो हमने टाइम वैल्यू सीखी मनी की, यानी कि आज का जो 100 रुपये है वो कल बढ़ सकता है 100 रुपये से, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड अदर रीजन्स, यानी कि आज का 100 रुपये विल नॉट बी इक्वल टू कल का 100 रुपये। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, फिर हमने सीखा कि जो इंटरेस्ट होता है वो या तो सिंपल इंटरेस्ट होता है या तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फिर सिंपल इंटरेस्ट देखा कि वो कैसे काम करता है, जहाँ पे उसका फॉर्मूला सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है और बहुत सारे फॉर्मूले कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस होते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट एट टी इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट का पावर टी। ठीक है। इंटरेस्ट रेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि अगर आपको रेट को कन्वर्ट करना है वो हमने सीखा, यानी कि अगर आपको कंपाउंडिंग चेंज करनी है वो कैसे करना है वो देखा हमने, और रेट को सिर्फ चेंज करना है यानी कि पर एनम से पर मंथ वगैरह बनाना है तो कैसे करना है वो भी सीखा। फिर हमने उस चीज़ को प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू से कनेक्ट किया, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते समय, उसको प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कंसेप्ट के साथ जोड़ा। फिर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कैश फ्लो से जोड़ा, यानी कि कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो से जोड़ा, यानी कि कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। फिर हमने देखा कि कैश फ्लो जो होते हैं और जो रेट होते हैं बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि दोनों एक साथ चलते हैं। पर्टिकुलर कैश फ्लो में पर्टिकुलर रेट यूज़ करना होता है। फिर हमने कंटिन्यूस कंपाउंडिंग देखा, यानी कि कंपाउंडिंग एवरी सेकेंड अगर हो रहा है तो हमको ई यूज़ करना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल टेबल यूज़ करना है। और फिर मैंने आपको सिखाया कि ई का पावर कैसे कैलकुलेट करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो हमने एनपीवी का कंसेप्ट देखा, जहाँ पर हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो विच इज़ नथिंग बट द कैश आउटफ्लो, से आपका प्रेजेंट वैल्यू नेट आता है, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी आता है। फिर हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखा, यानी कि आईआरआर देखा। ये एक ऐसा रेट होता है जहाँ पे एनपीवी इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो। पीवीआईएफ, तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है वो देखा हमने। फिर हमने एन्युटी देखा, जिसके अंदर में हमने पीवीएफ देखा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर देखा, और कहाँ पर पीवीआईएफ यूज़ करना है, कहाँ पर पीवीएफ यूज़ करना है, ये मैंने आपको बताया था। एन्युटी का मतलब होता है पीरियोडिक पेमेंट्स की बात चल रही है या पीरियोडिक रिसीट्स की बात चल रही है। फिर हमने देखा कि जो प्रेजेंट वैल्यू होती है दैट कम्स 1 पीरियड बैक, मतलब किसी भी स्टेज का अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो उसके कैश फ्लो को छोड़ के आगे आने वाले कैश फ्लोज को यूज़ करना है टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। फिर हमने ये सीखा कि जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज़ लिंक्ड विद द डिस्काउंट रेट, एंड जब मैं फ्यूचर वैल्यू की बात करूँगा तो मैं री इन्वेस्टमेंट रेट की बात करूँगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था कि जब जब आप प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे तब आपको डिस्काउंट रेट की बात करनी है, और जब जब आप फ्यूचर वैल्यू की बात करेंगे तब आपको री इन्वेस्टमेंट रेट की बात करनी है। फिर हमने लॉगरिथम सीखा, यानी कि लॉग सीखा, और उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया। फिर हमने डर्टी पावर सीखा कि अगर आप कहीं पर फंस जाएं और आपको कुछ डर्टी पावर मिल जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है। इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, यानी कि आईटीएस, टैक्स सेविंग ऑन द इंटरेस्ट एक्सपेंस, बहुत बार सुनते आए हैं। कैसे एक्चुअली में काम करता है वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर आप इंटरेस्ट कहीं पर पटा रहे हैं वहाँ से आपकी टैक्स की सेविंग होती है। बेसिक्स ऑफ यूनिट्स, तो यूनिट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं बट हमको ध्यान नहीं रहता, हम इग्नोर करके चलते हैं, और उसका बहुत बड़ा रोल है एसएफएम में जो आने वाले डिस्कशन में आपको पता चल जाएगा। तो बेसिक्स ऑफ यूनिट्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके का मेथड होता है जहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है किसी ऐसी वैल्यू की विच इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो वहाँ पर हमने एग्जांपल भी देखा कि कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है
टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। फिर हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि WACC सीखा, जहाँ पर हमने ये देखा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे काम करता है और कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स लेक्चर्स।